नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। इमेजिन करिए कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां हाथियों का राज चलता है और हाथी गर्दी चलती है, क्योंकि इस देश की कुल 40% जमीन पर हाथी रहते हैं और इनकी संख्या है लगभग 1.3 लाख। आपको बता दें कि यह संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यहाँ हाथियों की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है। जाहिर सी बात है कि इसके कारण इंसानों और हाथियों में संघर्ष बढ़ रहा है। ये हाथी देश के ग्रामीण समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं, क्योंकि ये अक्सर ग्रामीणों के घरों को नेस्तनाबूद कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खेतों की खड़ी फसलों को खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि ये इतने हिंसक हो गए हैं कि लोगों और मवेशियों को कुचल कर मार देते हैं। हाथियों के आतंक के कारण कई ग्रामीण शाम 4 बजे के बाद अपने घर से डर के मारे नहीं निकलते और कईयों ने तो खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया, गांवों से भी पलायन कर लिया है। यहाँ हाथियों की बड़ी आबादी अन्य प्रजातियों के लिए भी खतरा है और महत्वपूर्ण जैव विविधता हानि और अन्य जानवरों के निवास स्थान में गिरावट का कारण बन रही है। उदाहरण के लिए हाथी पेड़ों को उखाड़ देते हैं और बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करते हैं, जिससे गैर हाथी वन्य जीवों में गिरावट हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा देश है भाई जहाँ हाथियों ने नाक में इतना धनिया बो दिया है। तो आपको बता दें कि ये देश और कोई नहीं, अफ्रीका के दक्षिण भाग में स्थित बोत्सवाना है। दरअसल बोत्सवाना के हाथी चर्चा में इसलिए आए क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति मोग्वेत्सी मसीसी ने हाल ही में 20,000 हाथियों को जर्मनी भेजने की धमकी दे दी। शब्द पर गौर करिएगा, धमकी दी गई है। नॉर्मली हम देखते हैं कि सरकारें सॉफ्ट डिप्लोमेसी और जैव विविधता संरक्षण के चलते जानवरों को एक देश से दूसरे देश भेजते हैं एक गुडविल के तौर पर। जैसे नामीबिया से चीते आए थे भारत कुनू नेशनल पार्क में, लेकिन बोत्सवाना ने जर्मनी को धमकी दे डाली है कि वो 20,000 हाथियों को जर्मनी भेज देगा। तो आइए समझते हैं कि मामला है क्या। इस मामले को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि बोत्सवाना में इतने हाथी कहां से आए। देखिए, बोत्सवाना हाथियों की संख्या के मामले में हमेशा से अमीर नहीं था। पर्यावरण संरक्षण संगठन कंजर्वेशन फ्रंटलाइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 के दशक की शुरुआत में बोत्सवाना में 10,000 से भी कम हाथी थे। यहाँ बड़े पैमाने पर हाथियों का शिकार होता था, लेकिन बोत्सवाना ने समय के साथ कई संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किए और इसके कारण 1990 के दशक के मध्य तक हाथियों की संख्या पहुंच गई 80,000 तक। बोत्सवाना ने एक समय में हाथी के शिकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी देकर रखा था। सख्त संरक्षण नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश में हाथियों की आबादी लगातार बढ़ी है। हाथियों की संख्या बढ़ने का एक और फैक्टर ये भी है कि बोत्सवाना में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में स्थिर सरकार रही है और यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है। इसके कारण यह देश हाथियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है। उदाहरण के लिए नामीबिया और अंगोला में बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के बाद हाथियों ने चोब नदी को पार करना बंद कर दिया और इसके बजाय बोत्सवाना में रहना पसंद किया। आपको बता दें, चोब नदी जो है उसे लिन्यांती के नाम से भी जाना जाता है। अंगोला और नामीबिया से होकर यह बहती है और नामीबिया और बोत्सवाना के बीच उत्तरी सीमा भी बनाती है। ये नदी हाथियों के प्रवास मार्ग पर स्थित है, यानी हाथी पानी की तलाश में अपने प्रवास के दौरान इसको पार करके किसी दूसरी जगह जाया करते थे, लेकिन अब हाथी इसको पार ही नहीं करते। कुल मिलाकर कई फैक्टर्स के कारण बोत्सवाना में हाथियों की आबादी बढ़ गई और समस्या होने लगी, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया। अब इस समस्या से निपटने के लिए बोत्सवाना ने अन्य देशों को हाथी दान देना शुरू कर दिया। पिछले साल इसने अंगोला को लगभग 8,000 हाथी दिए। 2022 में इसने मोजाम्बिक को 500 हाथी दान में दिए, लेकिन दान देने से भी हाथियों की आबादी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद बोत्सवाना ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। बोत्सवाना ने 2019 में हाथियों के ट्रॉफी शिकार पर अपना प्रतिबंध हटा दिया। बोत्सवाना ने तर्क दिया है कि यह न केवल हाथियों की संख्या को सीमित करने में मदद करता है, बल्कि शिकारियों के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। बोत्सवाना के अनुसार शिकारी एक हाथी को मारने के लिए $50,000 तक खर्च करते हैं। बोत्सवाना की सरकार ने कहा कि इस प्रथा से 2021 में स्थानीय समुदायों को $5 मिलियन मिले और आगे इससे भी अधिक पैसा मिलने की गुंजाइश है। 2018 में एक अनुमान के अनुसार ट्रॉफी हंटर्स ने दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में सालाना $250 मिलियन का निवेश किया और 17,000 नौकरियों को इससे फायदा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बोत्सवाना ने जर्मनी को धमकी क्यों दे दी। दरअसल जर्मनी द्वारा इस साल की शुरुआत में ट्रॉफी शिकार के आयात पर कड़ी सीमाएं लागू करने का प्रस्ताव आया।
आपको बता दें कि जर्मनी यूरोपीय संघ में ट्रॉफी शिकार में सबसे बड़े आयातकों में से एक है। यही कारण है कि बोत्सवाना नहीं चाहता कि जर्मन लोग बोत्सवाना में हाथियों का शिकार करना बंद करें। अब बोत्सवाना का कहना है कि इस प्रतिबंध से बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आ सकती है और स्थानीय गरीब लोग जो शिकार के भरोसे पैसा कमा रहे थे वो फिर से गरीब हो जाएंगे। इसलिए बोत्सवाना जर्मनी से कह रहा है कि या तो हाथियों का शिकार करो या 20,000 हाथी भिजवाया जाए। अब एक तरफ है हाथियों की बड़ी आबादी जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, दूसरी तरफ है हाथियों का शिकार जिससे संख्या भी कम की जा सकती है और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल सकता है। कमेंट करके बताइए, क्या हाथियों की संख्या में कमी लाने के लिए शिकार करना एथिकल है या फिर नहीं। हाल ही में सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। यह राष्ट्रीय आपातकाल एक ड्रग या मादक द्रव्य के उपयोग के बढ़ते मामलों के कारण घोषित हुआ है। दरअसल देश में कुश नाम का एक सिंथेटिक ड्रग के उपयोग में विस्फोटक वृद्धि देखने को मिली है। इसका असर आप इस बात से समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसको पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र के लिए अस्तित्व संबंधी खतरा बता दिया। आपको बता दें, कुश एक अत्यधिक नशीली ड्रग है। स्वास्थ्य अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों के अनुसार यह ड्रग सस्ती है और आसानी से हर जगह उपलब्ध है। कुश की बात करें तो यह सिंथेटिक कैनाबिनोइड का एक रूप है जिसे अक्सर एसीटोन, ओपियोइड, ट्रामाडोल और फॉर्मल्डिहाइड सहित एडिटिव्स के साथ मिलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केमिकल को आमतौर पर मुर्दा घरों में शवों को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह अपनी प्रवृत्ति में ही एक जहरीला केमिकल है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिएरा लियोन में कई युवा कुश के आदी हो चुके हैं और सरकार के पास उपयोगकर्ताओं की सटीक संख्या पर कोई भी रिलायबल डेटा नहीं है। वहीं कुश के सेवन के कारण देश में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। इस ड्रग का पहली बार उपयोग लगभग 4 साल पहले पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में देखा गया। गंभीर बात यह है कि पड़ोसी देश लाइबेरिया और गिनी में भी कुश के उपयोग में वृद्धि हुई है और इस ड्रग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति बायो ने एक संबोधन में कहा कि कुश के खिलाफ देश की लड़ाई एक सामूहिक प्रयास होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि वो बढ़ते कुश संकट का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन करेंगे। बायो ने कहा कि टास्क फोर्स जागरूकता अभियान चलाएगी, उपचार की पेशकश भी करेगी और दवाओं की बिक्री पर रोक लगाएगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रग से उत्पन्न खतरे का पैमाना इबोला महामारी के प्रकोप के ही बराबर है। उन्होंने आगे बताया कि नशीली दवाओं के प्रसार से सिएरा लियोन की 2039 तक मध्यम आय वाला देश बनने की कोशिश को खतरा में होगा। एक खबर हाल ही में आई है कि दक्षिण अफ्रीका गैंडे के सींग का पाउडर बेचने पर विचार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा है कि उनके इस प्लान से जैव विविधता की रक्षा होगी। आपको पता ही है कि गैंडे का अवैध शिकार बेसिकली इसके सींग के कारण ही होता है। गैंडे को मारकर इसका सींग काट लिया जाता है। अब जब खुद सरकार ही गैंडे के सींग की कटाई करके इसका पाउडर बना के बेचेगी तो इससे गैंडे की जान तो बचाई जा सकेगी, साथ ही इससे गैंडों के वन्य जीव संरक्षण के लिए फंडिंग भी प्राप्त हो सकेगी। इस प्लान से एक प्रोडक्शन चेन भी डेवलप होगा जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। आपको बता दें कि गैंडे के सींग की मांग एशिया और खासकर चीन में बहुत ज्यादा है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में गैंडे के सींग से कैंसर और सेक्सुअल बीमारियों सहित कई बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रे गोल्ड की काला बाजार में कीमत लगभग $69,488 प्रति केजी तक है, जो कि हेरोइन से भी काफी ज्यादा है। द टाइम्स अखबार की रिपोर्ट की माने दक्षिण अफ्रीका के प्लान में सिर्फ इतना ही नहीं है। इस प्लान में ज़ेब्रा, मगरमच्छ और इन जैसे एग्जोटिक जानवरों के मांस का एक्सपोर्ट और ट्रॉफी शिकार का विस्तार करने की योजना भी शामिल है। हालांकि इस प्लान की आलोचना हो रही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्लान के पीछे का तर्क दिया है कि गरीब ग्रामीण इलाकों में इस प्राकृतिक खजाने के दोहन की जरूरत है और उसका उपयोग करने की जरूरत है। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई अभी तक चल ही रही है। आपको पता है, हमास को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे इजरायली सैन्य अभियान ने उत्तरी गाजा का भूगोल बदल कर रख दिया। लगातार किए जा रहे हमले से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कारण 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जो जिंदा हैं वो या तो गाजा से भागने के लिए मजबूर हैं या मौत का इंतजार करने जैसी स्थिति में है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ के निर्दोष आबादी जैसे बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को उठाना पड़ रहा है।
यहाँ पर युद्ध के कारण खाने के लाले पड़े हैं और कई लोगों ने भूखमरी के कारण अपनी जान भी गंवा दी है। इस मानवीय संकट के चलते संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की अगुवाई में यहाँ खाद्य और अन्य मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में जो खाद्य के लिए सहायता पहुंचाई जा रही है वो यहाँ की 22 लाख आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है और इस खाद्य सहायता को जल्द ही बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ कुपोषण से संबंधित मौतें भी आम हो गई हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पिछले महीने एक और चेतावनी जारी की थी कि अगर युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो गाजा की पूरी आबादी को एक बहुत बड़ा भयंकर अकाल का सामना करना पड़ सकता है और फिर भूख के कारण मरने वालों की संख्या अनुमान लगाने से कहीं ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस खाद्य संकट के बीच गाजा के निवासियों ने भूख से लड़ने के लिए एक स्थानीय जुगाड़ ढूंढा है। इस जुगाड़ का नाम है खोबेजा। यह एक पालक की तरह का हरे रंग का पौधा है। यह पौधा जंगली होता है लेकिन ये पौष्टिक होता है। खोबेजा नॉर्मली सर्दियों की पहली बारिश के बाद सड़कों के किनारे उगता है। हालांकि अब स्थानीय लोग खोबेजा को खुद ही उगा रहे हैं। लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और अन्य जगहों पर भी ये खाया जाता है। अब खुद को जिंदा रखने के लिए गाजा की स्थानीय आबादी खोबेजा पर आश्रित है क्योंकि खाने पीने का इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हालांकि इजराइल में इस पौधे का व्यापक रूप से सेवन नहीं होता, लेकिन ये बड़े पैमाने पर यहाँ उगता जरूर है और कुछ शेफ इसे एक कीमती स्थानीय सामग्री मानते भी हैं। आइए जल्दी से देखें कि बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में आई चांगफा जनजाति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी एक छोटी संख्या चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों में रहती है और यह तिब्बतियों के साथ भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं साझा करते हैं। यह एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में एक मादक ड्रग के उपयोग के बढ़ते मामलों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी या फिर गैबन। चलिए देखिए पिछले बुलेटिन में मैंने क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, E1 और E2 वीजा से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वीजा अमेरिका द्वारा उन देशों के नागरिकों को जारी किया जाता है जिनके साथ अमेरिका की वाणिज्य और नेविगेशन संधि है। E1 वीजा संधि व्यापारियों के लिए है और E2 वीजा संधि निवेशकों के लिए है। सही विकल्प चुनना है कथनों के आधार पर। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, ओलंपिक खेलों में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला बिल्किस मीर का संबंध किस राज्य या यूटी से है? जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। दुनिया की कैंसर कैपिटल कौन है? क्या आप गेस कर सकते हैं? अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, चीन, रूस, ईरान या फिर नाइजीरिया। इनमें से कोई भी नहीं है। दुनिया की कैंसर कैपिटल बना है हमारा अपना देश, हमारा प्यारा भारत। और भारत को इतना कंट्रोवर्शियल और गंभीर टाइटल दिया है अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा जारी रिपोर्ट ने। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 के दिन पब्लिक की गई थी। देखिए, सुनने में तो बहुत खराब लग रहा होगा कि भारत को दुनिया के कैंसर कैपिटल के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा जारी रिपोर्ट कहती है कि नंबर्स डोंट लाई। रिपोर्ट के नंबर्स कहते हैं कि 1/3 भारतीय प्री डायबिटिक हैं, 2/3 प्री हाइपरटेंसिव हैं और 10 में से 1 अवसाद यानी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। ये क्रॉनिक कंडीशंस कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ समस्याओं सहित एक गंभीर स्तर तक पहुंच रही है और देश के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विशेष चिंता का विषय कैंसर के मामलों की बहुत तेजी से बढ़ती हुई संख्या है। आपको बता दें, भारत में कैंसर की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत में कैंसर के मामलों की बढ़ती हुई संख्या वैश्विक औसत से भी अधिक हो गई है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य देखभाल संकट की भी चेतावनी दी गई है क्योंकि कम उम्र के समूहों में प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन और मेंटल डिसऑर्डर के केसेस तेजी से पाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कैंसर होने के संभावित फैक्टर्स की भी बात की गई है। इसके अनुसार भारत में कैंसर के हाई केसेस का आना लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे फैक्टर्स के एक साथ काम करने के कारण है। उदाहरण के लिए, धूम्रपान या अन्य प्रकार के तंबाकू के बड़े पैमाने पर उपयोग से फेफड़े, मुंह और गले के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा वाहनों और उद्योगों से होने वाला वायु प्रदूषण आबादी के एक बड़े हिस्से को कार्सिनोजेनिक पदार्थों के संपर्क में लाता है, जिससे विभिन्न कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
रिपोर्ट में कैंसर होने की संभावना के लिए लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट की भूमिका पर भी जोर दिया गया है। जैसे प्रोसेस्ड फूड का जरूरत से ज्यादा उपभोग और शारीरिक गतिविधि का बिल्कुल कम होना मोटापे की दर को बढ़ाती है। इससे स्तन, कोलोरेक्टल और एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना जुड़ी होती है। रिपोर्ट कहती है कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं समस्या को और बढ़ा देती हैं। आर्थिक असमानताएं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधा पैदा करती हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए। सीधी सी बात है कि गरीब लोग कैंसर का महंगा उपचार अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही कैंसर के लक्षणों के बारे में सीमित जागरूकता और व्यापक स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की कमी के कारण कैंसर का पता जल्दी नहीं लग पाता। यह भी एक बड़ी समस्या है। इसके कारण कैंसर का पता अक्सर बाद के स्टेज में चलता है, जिससे ट्रीटमेंट के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन यह रिपोर्ट केवल समस्या ही नहीं बताती, बल्कि समाधान भी बताती है। रिपोर्ट कहती है कि इस जटिल समस्या से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। जैसे देश में अधिक कैंसर विशेषज्ञों, नैदानिक सुविधाओं, उपचार केंद्रों और सस्ती दवाओं की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए और कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार में अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों को तंबाकू के खतरों और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जांच को बढ़ावा देने से कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है और इससे उपचार के परिणामों में सुधार करने में मदद मिल जाएगी। और क्या किया जा सकता है? तंबाकू प्रोडक्ट पर उच्च कर और सार्वजनिक धूम्रपान पर प्रतिबंध सहित सख्त तंबाकू नियंत्रण नीतियों की जरूरत है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक शिक्षा अभियान चलाने होंगे, क्योंकि यह कैंसर से जुड़े जोखिम कारकों को काफी कम कर सकता है। वहीं स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना खास तौर से वंचित क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। ऑन डिमांड मूवीज, ऑन डिमांड खाना, ऑन डिमांड डॉक्टर या दूसरी ऑन डिमांड सर्विसेज के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन आपने ऑन डिमांड सूर्य ग्रहण के बारे में यकीनन नहीं सुना होगा। दरअसल यूरोप के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल ग्रहण पैदा करने का एक तरीका लेकर आए हैं। यानी अब वैज्ञानिकों को अपने शोध के लिए चांद के सूरज के सामने आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब वैज्ञानिक जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण लगवा सकते हैं। देखिए, इसको ऐसा ग्रहण मत समझिएगा जैसा नेचुरल तरीके से होता है, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में पूरा या आंशिक तरीके से आ जाता है। वैज्ञानिकों को सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना की स्टडी के लिए ग्रहण जैसी स्थिति की जरूरत होती है, लेकिन ऐसी स्थिति साल में कम बार देखने को मिलती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना और सूर्य की स्टडी के लिए कई स्पेसक्राफ्ट छोड़े भी हैं, जैसे पार्कर और आदित्य L1, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट भी नेचुरल तरीके से होने वाले ग्रहण के दौरान ही अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे तरीके की खोज में थे जिससे वो कभी भी कोरोना को देख सकें। अब ऐसा पॉसिबल होगा एक प्रोजेक्ट से जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है प्रोबा 3। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने बेल्जियम में एक कार्यक्रम के दौरान प्रोबा 3 उपग्रहों, कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर के बारे में दुनिया को अवगत कराया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण में स्पेन और बेल्जियम जैसे देशों का भी योगदान है। इस प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिक दोनों स्पेसक्राफ्ट यानी कोरोनाग्राफ और ऑकुल्टर को एक सीधी लाइन में अलाइन करेंगे, जिससे कि ऑन डिमांड एक्लिप्स यानी ग्रहण जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकेगी। इसके साथ ही इस परियोजना का लक्ष्य फर्स्ट एवर प्रिसीजन फॉर्मेशन स्पेस फ्लाइट को भी प्राप्त करना है। आपको बता दें कि ESA द्वारा रिवील की गई योजना के अनुसार ऑकुल्टर कोरोनाग्राफ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर उड़ान भरेगा। दोनों अंतरिक्ष यान ऐसे कार्य करेंगे जैसे ये एक विशाल 150 मीटर लंबाई का उपकरण हो, एक ही उपकरण हो। एक बार जब दोनों उपग्रह अपने सटीक स्थान पर पहुंच जाएंगे तो ऑकुल्टर कोरोनाग्राफ पर एक छाया प्रक्षेपित करेगा, जिससे सूर्य का कोरोना और अच्छी तरह से दिख सकेगा। ESA के प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गुणवत्ता निदेशक ने कहा कि ये काम करना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि जरा सा भी मिसअलाइनमेंट होने पर काम नहीं हो पाएगा। आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस टाइप का प्रोजेक्ट दुनिया में किसी ने पहली बार सोचा हो। इसी तर्ज पर एक प्रयोग साल 1975 में भी किया गया था। इस प्रोजेक्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ साथ में आए थे। हाल ही में इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। आपने अक्सर इजराइल के रेफरेंस में आयरन डोम का नाम जरूर सुना होगा, जिसे विश्व का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और जो हमास द्वारा लॉन्च की गई अनगिनत मिसाइल अटैक को उच्च दक्षता से रोक देता है।
तो आपको बता दें, सी डोम असल में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक नौसैनिक संस्करण है। इसका उपयोग रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया। दरअसल इजराइल के दक्षिण में एक शहर है इलियट नाम का। यहां इजराइल रक्षा बलों ने क्षेत्र में एक अलर्ट की सूचना दी। कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की घुसपैठ के संबंध में यह सूचना दी गई थी। इसी के खिलाफ रक्षा के पर्पज से सी डोम को तैनात किया गया था। सेना द्वारा आगे बताया गया कि सी डोम नौसैनिक डिफेंस सिस्टम द्वारा लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि संदिग्ध लक्ष्य ड्रोन था या फिर नहीं, लेकिन यह जरूर बताया कि यह सी डोम का पहला उपयोग था। आपको बता दें, अक्टूबर 2014 में राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने सी डोम का अनावरण किया था। सी डोम इजरायली नौसेना के सार 6 श्रेणी के कॉर्वेट जहाज पर स्थापित किया गया है और सी डोम आयरन डोम के समान ही तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग करता है। चुनाव पास आते जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला तेज होते जा रहा है और इस आरोप प्रत्यारोप के मंथन में जनता को मजेदार कंटेंट मिलता रहता है। जैसे एक अभिनेत्री से राजनेत्री बनी फिल्म एक्ट्रेस के बीफ खाने की खबर को लेकर लोग बड़े उत्साहित हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रैली में यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने श्री राम की इंसल्ट कर दी क्योंकि कांग्रेस अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुई थी। वहीं 1 साल पहले रिलीज हुई द केरल स्टोरी मूवी अभी फिर से केरल के सिनेमाघरों में चलाई जा रही है। ऐसी तमाम घटनाएं चुनाव के पहले होती रहती हैं, लेकिन हमारा मकसद आपको सिर्फ कंटेंट देना नहीं है, बल्कि इन पॉलिटिकल मंथन के बीच से अमृत को खोज निकालना है। यानी आपके काम की खबर को बताना हमारा काम है। बहरहाल इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मंथन में हमारे काम का एक हिस्ट्री का टॉपिक मिला है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। मतलब खड़गे साहब ने पलटवार करते हुए भाजपा के वैचारिक पूर्वजों पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन करने का आरोप लगाया। खड़गे साहब ने पोस्ट किया था कि मोदी शाह के वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान का विरोध किया। हर कोई जानता है कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकारें बनाई। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और समझा जाए कि क्या हुआ था। फिलहाल बात करते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव की। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेश के तहत आयोजित 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे और इनमें कांग्रेस ने सराहनीय प्रदर्शन किया था। इसने कुल 1585 प्रांतीय विधानसभा सीटों में से 711 सीटें जीत ली थीं। कांग्रेस 11 प्रांतों में से 5 में यानी मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत और बॉम्बे में लगभग बहुमत के साथ जीती थी। इन सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। कुछ समय बाद कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी NWFP और असम में भी सरकारें बनाई। बचे हुए 3 प्रांतों यानी सिंध, पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थीं। सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सरकार बनाई। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया और बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी KPP ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई। आपको बता दें, मुस्लिम लीग जो भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती थी, उसने चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। वहीं हिंदू महासभा, जिसने 1930 के दशक में VD सावरकर के नेतृत्व में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था, उसका भी सफाया हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिनलिथगो ने जर्मनी पर भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने वायसराय लिनलिथगो के फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया और अक्टूबर 1939 में विरोध में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। अब यहीं पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने कांग्रेस के सत्ता छोड़ने के फैसले को एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखा। मौके पर चौका लगाया और प्रांतीय सरकारों का हिस्सा बनने के लिए मन बना लिया। अंततः इन्होंने 2 मुस्लिम बहुल प्रांतों सिंध और NWFP में गठबंधन बना लिया। बंगाल में महासभा ने फजलुल हक और उनकी KPP का समर्थन किया। ये ध्यान दीजिए कि विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी इस गठबंधन का समर्थन किया था। कहा जाता है कि इतिहास कभी नहीं मिटता और इसी इतिहास के सबक को मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सबके सामने लाया गया है।
आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, 1937 के प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर स्क्वाश? चलिए देखें, कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में आई चांगपा जनजाति से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी एक छोटी संख्या चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्रों में रहती है और यह तिब्बतियों के साथ भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं साझा करते हैं। यह एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करती हैं। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में एक मादक ड्रग के उपयोग के बढ़ते मामलों के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी या फिर गैबन? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिएरा लियोन। आपको याद है, साल 2012 में एक खबर आई थी कि वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज कर ली है। फिजिक्स की दुनिया में यह खोज एक माइलस्टोन साबित हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गॉड पार्टिकल को वैज्ञानिकों ने खोजा, उसके बारे में साल 1964 में ही सैद्धांतिक तौर पर बातचीत की जा चुकी थी। इस सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने। हाल ही में वैज्ञानिक पीटर हिग्स का निधन हो गया है। साल 2012 में वैज्ञानिकों ने इनकी थियरी को प्रूव किया था। इसके बाद साल 2013 में पीटर हिग्स को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें यह नोबेल पुरस्कार बेल्जियम के वैज्ञानिक फ्रांसवा एंगलेट के साथ दिया गया था। उनकी थियरी ने भी साल 2012 के एक्सपेरिमेंट में अहम भूमिका निभाई थी। सबसे पहले हम जानते हैं कि साल 1964 में पीटर हिग्स ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था। पीटर हिग्स ने अपनी थियरी में बताया था कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में एटम यानी परमाणु से भी छोटा कण मौजूद है। इस यूनिवर्स को बनाने में जो पार्टिकल्स या कण भूमिका निभाते हैं, उन्हें द्रव्यमान इसी कण से मिलता है। उन्होंने दावा किया था कि सभी तारों और ग्रहों को मास यानी द्रव्यमान इसी कण से हासिल होता है। यहां तक कि अगर ये कण नहीं है तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब दुनिया को लगा कि ब्रह्मांड के निर्माण में इस कण की इतनी अहम भूमिका है, तो मीडिया में इसे गॉड पार्टिकल नाम दिया गया। इसे गॉड पार्टिकल कहने के पीछे एक कहानी यह भी प्रचलित है कि एक वैज्ञानिक हैं लियोन लेडरमैन। उन्होंने इसकी खोज में लगे वक्त से फ्रस्ट्रेट होकर इसे गॉड डैम पार्टिकल कहा था। तब से इसे मीडिया में गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। वैज्ञानिक समुदाय इसे हिग्स बोसोन ही कहता है। अगर हिग्स बोसोन की परिभाषा की बात करें तो ये एक ऐसा आधारभूत कण है जो अन्य आधारभूत कणों को मास यानी द्रव्यमान प्रदान करता है, और ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में शामिल 17 प्राथमिक कणों में से एक है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स एक बेहद अहम थियरी है जो यूनिवर्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिहेव के बारे में बताती है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न के वैज्ञानिकों के मुताबिक हिग्स बोसोन पार्टिकल में 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का द्रव्यमान होता है। ये प्रोटॉन की तुलना में 130 गुना भारी होता है और साथ ही ये चार्जलेस है। जब हम हिग्स बोसोन की बात कर रहे हैं तो सर्न के बारे में भी बात करना जरूरी है। दरअसल 2012 में सर्न ने ही LHC यानी लार्ज हार्डन कोलाइडर के जरिए एक्सपेरिमेंट करके हिग्स बोसोन के अस्तित्व की पुष्टि की थी। लार्ज हार्डन कोलाइडर फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर है। सर्न ने कहा कि दुनिया की हर चीज कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, लेकिन यूनिवर्स बनने की शुरुआत में किसी भी पार्टिकल में द्रव्यमान नहीं था। वे सब स्पीड ऑफ लाइट की गति से मूव कर रहे थे, मतलब हवा में उड़ रहे थे। लाइफ इवॉल्व हुई, तब इन पार्टिकल्स को हिग्स बोसोन नाम के कण से द्रव्यमान हासिल हुआ। इस तरह यूनिवर्स के निर्माण में हिग्स बोसोन अहम है। इस पर साल 2013 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा। सवाल यह था
कि निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? ऑप्शंस थे, यह हमें यह समझाने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति यानी द्रव्यमान क्यों होती है। यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ें। द हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया है। इसमें उन स्टार्टअप्स को रैंकिंग दी जाती है जिनकी स्थापना साल 2000 के बाद हुई और जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। साथ ही ये पब्लिक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इंडेक्स के डेटा पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिकॉर्न से क्या मतलब है। देखिए, वैसे तो यूनिकॉर्न एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका जिक्र यूरोपियन लोक कथाओं में मिलता है। बताते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियन टीसीएस ने अपनी कहानियों में एक यूनिकॉर्न एनिमल का जिक्र किया और कहा कि भारत में पाया जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक यूनिकॉर्न एक सींग वाला घोड़ा, वन हॉर्न हॉर्स है, लेकिन जब किसी स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब अलग होता है। यूनिकॉर्न निजी क्षेत्र के उन स्टार्टअप्स को कहते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो। स्पेसएक्स, ओपनएआई, ये जो कंपनीज हैं ये सब यूनिकॉर्न में शामिल हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में कुल 67 यूनिकॉर्न्स हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 68 था। हालांकि भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर काबिज है। भारत के यूनिकॉर्न्स में स्विगी, ड्रीम11 और रेजरपे जैसी कंपनीज शामिल हैं। भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या में आई कमी के पीछे की मुख्य वजह स्टार्टअप में होने वाले निवेश में कमी है। इस लिस्ट में 703 यूनिकॉर्न्स के साथ यूएसए पहले नंबर पर, तो 340 यूनिकॉर्न्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को को वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल का दर्जा हासिल है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत फ्लैगशिप स्कीम है। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना। भारत की आईटी कैपिटल बेंगलुरु के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। जल संकट का सामना कर रहे बेंगलुरु में कॉलरा यानी हैजा के मामले सामने आए हैं। इसके बाद बेंगलुरु के पीजी एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग की जरूरत बताई जा रही है। दरअसल बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 47 विद्यार्थियों को हेल्थ इश्यूज के चलते हॉस्पिटलाइज कराया गया। इनमें से 2 स्टूडेंट्स में हैजा की पुष्टि की गई। हैजा यानी कॉलरा एक खतरनाक डायरिया रोग है। अगर इसमें ट्रीटमेंट न मिले तो इंसान की मौत तक हो जाती है। ये विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से दूषित खाने पीने से फैलता है। आमतौर पर यह बीमारी ऐसे गरीब क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां बेसिक सैनिटेशन की सुविधा मौजूद नहीं है। लेकिन बेंगलुरु के मामले से तो साफ है कि अनियोजित शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन भी इस बीमारी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन रणनीति अपनाई जाती है। WHO ने हैजा से निपटने के लिए 3 ओरल वैक्सीन अप्रूव की हैं। इनमें डुकोरल, शानकोल और यूविकोल प्लस शामिल है। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में खबर ये आई कि USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने भारत के पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस खबर में हम यूएस इंडिया टैक्स फोरम और USISPF दोनों के बारे में बात करेंगे। यूएस इंडिया टैक्स फोरम USISPF की ही एक पहल है। इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग हुई थी साल 2020 में। मकसद क्या था? मकसद था इस लॉन्चिंग का कि जो भी कंपनीज यूएसए और भारत के बीच व्यापार करती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए। इससे वो दोनों देशों के ऑफिशियल्स से व्यापार में आने वाले टैक्स इश्यूज पर बातचीत कर सके। देखिए, सरकार का काम होता है कानून और नीतियों को बनाना और उन्हें लागू करना। वहीं कंपनीज सरकार के बनाए नियम कानूनों को फॉलो करती हैं। लेकिन जो चुनौतियां व्यापार के दौरान कंपनीज फेस करती हैं उनका एग्जैक्ट आइडिया सरकार को नहीं होता। ये फोरम इसी गैप को कम करने के मकसद से लॉन्च की गई थी। किसी भी व्यापार में कंपनीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है देश के कर कानूनों से निपटना। हर कंपनी चाहती है कि जब वो व्यापार करे तो सरकारें उनकी सहूलियतों का ध्यान रखें।
तो ये फोरम पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही कंपनीज के इनपुट्स को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे जब सरकारें कर से जुड़ी कोई नीति या कानून बनाती हैं तो कंपनीज के इनपुट्स को भी कंसीडर किया जाए। इस फोरम में 350 से ज्यादा कंपनीज, सरकारी अधिकारी, ग्लोबल टैक्स एक्सपर्ट्स और बेहतर टैक्स पॉलिसीज यानी कर नीतियों के हिमायती लोग शामिल हैं। USISPF का गठन भी कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। इसे साल 2017 में ही एक स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल संस्थान के तौर पर गठित किया गया था। इसका मुख्यालय है USA के वॉशिंगटन DC में। हालांकि ऑफिसेज भारत और USA दोनों में है। इसका मकसद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच के गैप को कम करना है। अब आइए, साल 2023 में UPSC की परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, उस पर गौर कीजिए और समझिए कि ये खबर जानना क्यों जरूरी है। सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA और यूरोपियन यूनियन EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन 1 था। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन था कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और डी ऑप्शन था कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरुण बजाज को US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। US इंडिया टैक्स फोरम का गठन 2014 में किया गया था। कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, हैजा यानी कॉलेरा रोग के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, 1937 के प्रांतीय चुनाव से रिलेटेड निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब में सिकंदर हयात खान की यूनियनिस्ट पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। बंगाल में फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी KPP ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाई थी। इन कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है कि केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। सही जवाब है विकल्प सी यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा था मैंने, हाल ही में चर्चा में आए सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर स्क्वाश? और सही जवाब है ऑप्शन ए टेनिस। दुनिया के पास धरती को बचाने के लिए बस 2 ही साल का वक्त बचा है। ये बात हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात UN के क्लाइमेट चीफ साइमन स्टिल ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकारों, बिजनेस लीडर्स और डेवलपमेंट बैंक्स के पास जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 2 साल का ही वक्त है। उन्होंने दुनिया को चेताया कि पृथ्वी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। देखिए, लंबे वक्त से वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को आधा करना बहुत जरूरी है। बावजूद इसके पिछले साल का ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिकॉर्ड लेवल पर था। लेकिन अगर अभी भी इस दिशा में प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक आने वाले 2 साल बहुत अहम साबित होंगे। वैज्ञानिकों की इस चेतावनी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब हमारे सामने हैं। यूरोप में बढ़ती हीट, बेंगलुरु जल संकट, तमाम बड़ी झीलों और नदियों में कम होता पानी, पिघलते ग्लेशियर्स और लगातार नीचे पहुंचता वाटर लेवल। यह दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन का संकट अब हमारे सामने आकर खड़ा हो चुका है। जिस जलवायु परिवर्तन के संकट के बादल पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है? जलवायु परिवर्तन से मतलब है मौसम और तापमान के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव। जैसे अगर आप उत्तर भारत में निवास करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि एक वक्त तक सर्दियों का मौसम अक्टूबर में दस्तक दे देता था। वर्तमान में देखें तो सर्दियों की ठीक ठीक शुरुआत दिसंबर में देखने को मिलती है। वहीं गर्मियां मार्च से ही शुरू हो जाती हैं। अब ये परिवर्तन होता क्यों है? वैसे तो ये परिवर्तन प्राकृतिक घटना जैसे सूर्य की किसी एक्टिविटी में बड़े बदलाव या किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने से भी हो सकता है। जैसे कि IIT खड़गपुर के एक शोध में कहा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लंबे वक्त लगभग 900 सालों तक बारिश न होने के कारण हुआ था। ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना है। लेकिन हम वर्तमान में जिस जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं वो मानवीय गतिविधियों के चलते हुआ है।
औद्योगिक क्रांति के साथ ही दुनिया के देश विकास के लिए लगातार जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं। उस दौरान दुनिया के देशों में आगे बढ़ने की होड़ सी लगी थी और ग्रीन एनर्जी जैसे किसी विकल्प के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। इन जीवाश्म ईंधनों से उत्सर्जित होती है ग्रीन हाउस गैसें। ये ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। पृथ्वी की सतह के नजदीक तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके लिए मुख्य तौर पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जिम्मेदार है। अब सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। गर्म सतह हीट का एमिशन करती है, ऊष्मा छोड़ती है, लेकिन यह ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में जाने के बजाय वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वातावरण गर्म हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य अर्थ गर्म तापमान है, लेकिन तापमान में वृद्धि तो केवल कहानी की शुरुआत है। देखिए, पृथ्वी एक ऐसा सिस्टम है जहां सब कुछ आपस में जुड़ा है। एक क्षेत्र में परिवर्तन अन्य सभी में परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है, जैसे बढ़ते तापमान से वाइल्ड फायर्स, ध्रुवों की बर्फ का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, बाढ़ का आना, जैव विविधता में कमी और तूफानों का आना, सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब सवाल है कि इस चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या किया जा सकता है। दुनिया भर के देश यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के तहत हर साल इकट्ठा होते हैं। इसी कड़ी में COP29 का आयोजन नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में किया जाना है। आप बताइए, COP28 का आयोजन कहां किया गया था? चुनावी बॉन्ड की जानकारी और SBI एक बार फिर से खबरों में है। दरअसल SBI ने RTI यानी सूचना के अधिकार के तहत चुनावी बॉन्ड की जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया है। देखिए, News@9 के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने SBI को चुनाव आयोग को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड्स की पूरी जानकारी साझा करने का आदेश दिया था। इसके बाद SBI ने कोर्ट से जानकारी साझा करने के लिए और वक्त मांगा, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया और 12 मार्च को बिजनेस आवर्स खत्म होने तक सारी डिटेल्स साझा करने का आदेश दे दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च को SBI द्वारा मिली चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारियां अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दी थी। इसमें चुनावी बॉन्ड के जरिए दान देने वाले डोनर्स और दान लेने वाली राजनीतिक पार्टीज की डिटेल्स साझा की गई थी। अब सवाल है कि जब जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है तो SBI ने किसे मना कर दिया? दरअसल एक RTI एक्टिविस्ट हैं लोकेश बत्रा। उन्होंने 13 मार्च को RTI के जरिए SBI से चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारी डिजिटल फॉर्म में मांगी थी। इसके लिए SBI ने मना कर दिया है। इसके पीछे SBI ने RTI एक्ट की ही 2 धाराओं का हवाला दिया है। RTI एक्ट की धारा 8(1)(e) के मुताबिक यह फिड्यूसरी कैपेसिटी में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है। वहीं धारा 8(1)(j) निजी सूचनाओं को होल्ड करने से संबंधित है। इन धाराओं के चलते SBI का कहना है कि RTI के तहत जो सूचनाएं मांगी गई हैं वो राजनीतिक दलों और चुनावी बॉन्ड के खरीदारों से जुड़ी हैं। ये जानकारी SBI अपने पास फिड्यूसरी कैपेसिटी में रखती है। फिड्यूसरी कैपेसिटी या प्रत्ययी क्षमता से क्या मतलब है? इससे मतलब है किसी संस्था या व्यक्ति की उस क्षमता से जिसमें इन्हें दूसरों के बिहाफ पर काम करना होता है। साथ ही इन्हें अपने क्लाइंट्स के हितों को अपने हितों से पहले रखना होता है और ये ऐसा करने के लिए विधिक तौर पर बाध्य होते हैं। अब SBI के केस में जिन लोगों ने SBI से चुनावी बॉन्ड खरीदे और जिन राजनीतिक पार्टीज के पास ये पैसा गया, SBI उनके लिए एक फिड्यूसरी के तौर पर काम कर रही है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लोग SBI के लिए क्लाइंट हैं। उनकी निजी जानकारी साझा न करने का विकल्प RTI एक्ट SBI को देता है। अब टेक्निकली तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन RTI एक्टिविस्ट का कहना है कि जानकारी तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑलरेडी उपलब्ध है ही, तो फिर RTI के तहत उपलब्ध कराने में समस्या क्या है? अब इसका जवाब SBI कब देगी? आपको पता ही है, इसका जवाब SBI लंच के बाद देगी। 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। महात्मा फुले 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक, लेखक थे। ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले भी कहा जाता है। उनकी जीवनी के लेखक धनंजय कीर के मुताबिक फुले को महात्मा की उपाधि उनके साथी सुधारक विट्ठल राव कृष्ण जी वांडेकर ने दी थी। महान लोगों के जीवन में ऐसी घटना घटती है जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होती है और समाज में वे आम से खास में बदल जाते हैं।
बताते हैं कि ज्योतिबा फुले अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने गए थे और वहां उन्हें अपने सोशल बैकग्राउंड के चलते अपमान सहना पड़ा। वे तुरंत वहां से चले आए और उसी दिन उन्होंने समाज में फैली इस जाति व्यवस्था से लड़ने की कसम खा ली। वे थॉमस पेन की लिखी किताब राइट्स ऑफ मेन से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें यह भरोसा हो गया कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए महिलाओं और पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना जरूरी है, अहम है। सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसका मकसद वंचित तबके को शिक्षित करना, साथ ही जाति व्यवस्था पर चोट करना था। उन्होंने महाराष्ट्र के प्रचलित लोक नाटक तमाशा के जरिए ग्रामीण अंचलों में अपनी बात पहुंचाई। महात्मा फुले के कार्य और लेखन ने भारत में जाति सुधार के लिए बाद के आंदोलनों को प्रेरित किया। महात्मा फुले ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कई रचनाएं की थी। इनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है गुलामगिरी। उनकी अन्य किताबों में तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुस्तक और ब्राह्मणों की चालाकी शामिल है। ज्यादातर लोग ज्योतिबा फुले को भारत में पहले बालिका स्कूल की स्थापना के लिए जानते हैं। वे भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने साल 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। लेकिन कम लोग जानते हैं कि उन्होंने साल 1863 में एक इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर भी तैयार किया था, जहां पर गर्भवती विधवा महिलाएं अपने बच्चों को सुरक्षित जन्म दे सकती थीं। ये पहल सामाजिक कल्याण के प्रति फुले की गहरी प्रतिबद्धता और समाज में गर्भवती विधवाओं की कमजोर स्थिति को पहचानने को दिखाती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2016 में यूपीएससी के पीटी में पूछे गए एक सवाल पर गौर कीजिए। सवाल ये पूछा गया था, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। इस सवाल का सही जवाब क्या है? विकल्प सी। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को 5 मई तक राज्य में अनुमानित 19.52 मिलियन टन धान की पराली से निपटने की रणनीति पेश करने को कहा है। यह आदेश पंजाब सरकार को एनजीटी ने वायु प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो लेते हुए दिया है। दरअसल उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब और हरियाणा के किसान गेहूं और धान की फसल के अवशेषों को जला देते हैं, जो कि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण में भी इजाफा करता है। अब एक सवाल उठ सकता है कि इसकी चिंता एनजीटी को क्यों है? एनजीटी का गठन 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट के तहत हुआ था। इससे पर्यावरण की सुरक्षा और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा शीघ्रता से करने का मकसद था। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रावधानों के तहत बाउंड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों से निर्देश प्राप्त करता है। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिकाओं का निपटान 6 महीने के भीतर सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी इसकी शाखाएं हैं। इसके अलावा एनजीटी को सिविल कोर्ट की शक्तियां हासिल हैं। एनजीटी में याचिका दायर करने के लिए वकील को हायर करने की जरूरत नहीं होती। पीड़ित पक्ष जरूरी फॉर्मेट में आवेदन जमा करके व्यक्तिगत तौर पर ट्रिब्यूनल में अप्रोच कर सकता है। एनजीटी को अपने स्वयं के निर्णयों को रिव्यू करने की शक्ति है। इसके फेल होने की स्थिति में एनजीटी के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकती है। अब आपको बता दें कि एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके चेयरपर्सन हैं। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में। दूसरा प्रश्न है, नवंबर 2024 में COP29 का आयोजन होने वाला है, पेरिस में, दुबई में, बाकू में या फिर शर्म अल शेख में। आइए देखिए पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का गठन 2014 में किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए। दूसरा कथन गलत है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का गठन 2020 में हुआ था। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हैजा यानी कॉलेरा रोग के लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है विकल्प ए यानी बैक्टीरिया।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मदद मांगी है। वजह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस आइलैंड पर चीतल यानी स्पॉटेड डियर की बढ़ती हुई आबादी। रॉस आइलैंड को आधिकारिक तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल उठ सकता है कि चीतल की बढ़ती आबादी से किसी को क्या समस्या हो सकती है। दरअसल चीतल भारत की मुख्य भूमि के लिए तो नेटिव है यानी स्थानिक है, लेकिन रॉस आइलैंड पर इसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस आइलैंड पर न तो चीतल के कोई प्राकृतिक प्रेडेटर्स थे, न ही कॉम्पिटिटर्स, और ये अच्छे तैराक थे तो पूरे आइलैंड पर तेजी से फैल गए। इनकी संख्या बढ़ने से रॉस आइलैंड के मूल फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पति और जीवों को नुकसान हो रहा है। देखिए, चीतल एक शाकाहारी प्रजाति है। संख्या बढ़ने से आइलैंड की ग्रीन वेजिटेशन की खपत ज्यादा हो रही है। बाकी जो जानवर शाकाहारी हैं उनकी डाइट पर इफेक्ट आ रहा है। इस सिचुएशन के चलते चीतल को रॉस आइलैंड के लिए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज यानी आक्रामक प्रजाति माना जा रहा है, क्योंकि ये आइलैंड की स्थानिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मुताबिक इन्वेजिव स्पीशीज किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकती हैं। ये पौधा हो सकता है, फंगस, कीट, मछली, एम्फीबियन, बैक्टीरिया, अंडे, कुछ भी हो सकते हैं। ये स्पीशीज पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानवीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें इन्वेजिव का लेबल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ ही इनमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि इन्वेजिव स्पीशीज किसी दूसरे प्लेस से ही हों, ये स्थानिक भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज के साथ इतना गलाकाट कंपटीशन करते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाते। CBD ने इन्वेजिव स्पीशीज यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को 3 वर्ड्स में समराइज किया है: अराइव, सर्वाइव एंड थ्राइव। मतलब यह कि स्पीशीज प्राकृतिक या मानवीय तरीके से किसी स्थान पर पहुंचती हैं। प्राकृतिक से मतलब है कोई बर्ड बीज को ले जाकर किसी स्थान पर गिरा दे, वहीं मानवीय मतलब हुआ कि कोई इंसान किसी बीज को जाकर बो दे। एक बार उस जगह पर पहुंचने के बाद ये प्रजातियां वहां मौजूद संसाधनों पर ही सरवाइव करती हैं, फिर इतने फास्ट रेट पर फैलती हैं कि उस जगह पर मौजूद दूसरे स्पीशीज के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। भारत ने भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को परिभाषित किया है। इनके मुताबिक जानवरों या पौधों की ऐसी प्रजातियां जो भारत के स्थानिक या मूल निवासी नहीं हैं और उनके आगमन या प्रसार से वन्य जीवों या उनके आवास पर खतरा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। इसमें उन स्पीशीज को ही इन्वेसिव माना गया है जो भारत में स्थानिक नहीं है, लेकिन भारत में इतनी विविधता है कि किसी एक क्षेत्र के लिए नेटिव स्पीशीज दूसरे क्षेत्र के लिए इन्वेसिव साबित हो सकती हैं, जैसा कि चीतल के केस में हुआ है। भारत के मेनलैंड में चीतल नेटिव है, लेकिन अंडमान के रॉस आइलैंड के लिए इन्वेसिव साबित हुआ। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर एक ISSG यानी इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप काम करता है। यह नेटवर्क ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस को तैयार करने के साथ इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ऐसे तरीकों पर काम करता है कि आक्रामक प्रजातियों के खतरों को कम किया जा सके। ISSG का गठन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत किया गया है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2023 में ही UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, इन्वेसिव जीव जाति स्पीशीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। सही जवाब है इसका विकल्प A यानी IUCN। वैश्विक स्तर पर एक नया समूह बनता दिखाई दे रहा है। हाल ही में USA, जापान और फिलीपींस के बीच पहली ट्राइलेटरल समिट आयोजित की गई। यह सम्मेलन USA के व्हाइट हाउस में किया गया था। इसमें USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शामिल हुए थे। समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ओपन इंडो पैसिफिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की मीटिंग्स के गहरे मायने होते हैं। ये मीटिंग भी साउथ चाइना सी में बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर की गई है। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन अपनी आदत के मुताबिक फिलीपींस के जहाजों के लिए रास्ता ब्लॉक कर रहा है।
फिर यूएसए तो है ही अंकल सैम। दुनिया में यूएसए को लेकर एक कहावत है, जहां फसाद वहीं अंकल सैम। अंकल सैम एक कैरेक्टर है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएसए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए ने इस समिट के जरिए चीन को क्लियर मैसेज दिया है कि जापान और फिलीपींस की सुरक्षा के प्रति यूएसए कमिटेड है। साथ ही साउथ चाइना सी में फिलीपींस के विमानों, जहाजों और सशस्त्र बलों पर हमला म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को लागू करने पर मजबूर करेगा। इस मौके पर पीजीआई लुजोन इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा की गई। इसमें सुबिक बे, क्लार्क, मनीला और बटांगस को पोर्ट्स, रेलवे, क्लीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर सप्लाई फैसिलिटीज के जरिए जोड़ा जाएगा। ये इंडो पैसिफिक में पहला पीजीआई कॉरिडोर होगा। एक तरह से ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के पहले रीजनल ऑफिस को फिलीपींस में स्थापित किए जाने की बात की गई है। कुल मिलाकर इस समिट को दुनिया 3 देशों के बीच एक नए त्रिपक्षीय अध्याय के तौर पर देख रही है। साथ ही इंडो पैसिफिक में यूएसए और चीन के बीच एक डायरेक्ट फेस ऑफ के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साउथ चाइना सी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। यह सागर आर्थिक और भू रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। चीन का यह दावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ के साथ ओवरलैप करता है। वैसे तो अभी हम इतिहास के जिस कालखंड में जी रहे हैं वो इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण दौर में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई मत निकालिएगा कि इस दौर में हिंसा नहीं हो रही है। दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों पर हिंसा का दौर जारी है। दक्षिण चीन सागर में यूएसए और चीन आमने सामने हैं, तो यूरोप में रूस यूक्रेन के बीच शांति होते नहीं दिख रही। हालिया खबर के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के बड़े पावर प्लांट में से एक ट्रिपेस्का को तबाह कर दिया है। ट्रिपेस्का पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर था और जो कंपनी इस प्लांट को चलाती है उसने इसे कंपनी के इतिहास का ब्लैक डे बताया है। कंपनी के मुताबिक विनाश का पैमाना इतना भयानक है कि पैसे से इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रूस यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सोची समझी रणनीति के साथ अटैक कर रहा है। इससे यूक्रेन के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट जैसी बेसिक सुविधाओं के संकट का सामना करना होगा। जब देश के लोगों की स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी तो रूस से मुकाबला कैसे होगा? देखिए, जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो वहां के राजनेता मैदान में नहीं होते। उस देश के आम लोग और उन्हीं से बनी सेना जंग लड़ती है और जब लोग मन से हार जाते हैं तो युद्ध के मैदान में सेनाएं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इस अटैक से रूस ने यूक्रेन पीस टॉक का भी मजाक बना दिया। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड जून में यूक्रेन में शांति लाने के मकसद से एक पीस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला है। रूस का कहना है कि इस पीस टॉक के लिए रूस को इनवाइट तक नहीं किया गया है। जब रूस ही शामिल नहीं है तो पीस टॉक कैसे पॉसिबल हो पाएगी? अब बताइए, आपके हिसाब से रूस यूक्रेन संकट का भविष्य क्या होने वाला है? इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें याद करना मुश्किल होता है लेकिन जरूरी होता है। ये घटनाएं हमें याद भी दिलाती हैं कि हम आज जिस आजाद देश में जी रहे हैं वो आजादी बहुत आसान नहीं रही है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है। इतिहास का ऐसा ही एक काला दिन है कल का दिन, यानी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जाना जाता है। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे अमृतसर के जलियांवाला बाग में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध भी किया जा रहा था। उन्हें रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। यहां पर जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर कई लोगों की हत्या करवा दी थी। बताते हैं कि लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं। बाहर निकलने के सभी रास्तों पर सैनिक तैनात थे। निहत्थे लोग गोलियों से छलनी होते रहे। मारी गई भीड़ में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, युवा सभी शामिल थे। ये रॉलेट एक्ट कैसे तैयार हुआ, इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। दरअसल साल 1917 में ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति को सेडिशन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए प्रभावी योजना तैयार करना था। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार जब तक चाहे, जिसको चाहे, बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी।
इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। पंजाब से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी इन्हीं विरोधों को रोकने के मकसद से की गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठित किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या फिर सर की उपाधि लौटा दी थी। साथ ही शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अब बारी है बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। आइए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा ट्रिपेस्ट का पावर प्लांट किस देश में स्थित है? रूस, यूक्रेन, फिलीपींस या फिर जापान? आइए देखिए, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, 2009 में, 2010 में या फिर 2011 में? सही जवाब है विकल्प सी यानी 2010 में। अगला प्रश्न था, नवंबर 2024 में COP29 का आयोजन होने वाला है पेरिस में, दुबई में, बाकू में या फिर शर्म अल शेख में? सही जवाब है विकल्प सी यानी बाकू में। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।